नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। नमक का दरोगा ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इस कहानी के अंदर मुख्य दो पात्र हैं, पंडित अलूपीदीन और मुंशी बंशीधर। पंडित अलूपीदीन एक व्यापारी हैं, मुंशी बंशीधर दरोगा हैं जो कभी रिश्वत नहीं लेते, बहुत कर्मनिष्ठ दरोगा हैं। शुरू करते हैं कहानी की। इस कहानी के अंदर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, धन के ऊपर धर्म की जीत। तो आइए देखते हैं वो कैसे सही है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। जैसे हमारे नए नए विभाग होते, शिक्षा का विभाग अलग, स्वास्थ्य का विभाग अलग और व्यापार का विभाग अलग, विदेश का विभाग अलग, उसी प्रकार एक नमक का नया विभाग बना था अंग्रेजों के समय पे। ईश्वर प्रदत्त चीज यानी कि नमक, जिसकी लोगों की हर किसी को जरूरत होती है, जब उसके व्यवहार पर ही टैक्स लगने लगा तो फिर क्या, लोग चोरी छिपे से इसका व्यापार करने लगे, रिश्वत देने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। सीधी सी बात है, जब ऐसा होने लगेगा तो कुछ लोग ब्राइब भी देंगे, रिश्वत देंगे। अधिकारियों के पौबारे थे, एकदम मजे थे अधिकारियों के। पटवारीगिरी का सब सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचा जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि नमक विभाग के अंदर दरोगा बन जाना एक सर्वसम्मानित पद तो था ही, लेकिन रुपया भी बहुत था, क्योंकि लोग घूस दिया करते थे, रिश्वत दिया करते थे। फिर आगे कहते हैं फारसी का प्राबल्य था। तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा तो आई थी, लेकिन लोग समझ लेते थे कि ये क्रिश्चियन मत वाले लोग हैं, ये मिशनरीज हैं और हमारा जो धर्म है परिवर्तित करा के वो हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो अच्छे अच्छे पद थे वो फारसी पढ़ने वाले के पास हुआ करते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो फारसी के अंदर क्या है, अब आपको फारसी के अंदर आविष्कार तो पढ़ने को मिलेंगे नहीं, या तो लैला मजनू की कहानी पढ़ने को मिलेगी, प्रेम के ये सारे नाम हम कह सकते हैं, श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी शायरियां पढ़ने को मिलेंगी। तो लोग पढ़ा करते थे, फिर आगे जाया करते थे ऊंचे ऊंचे पद पर। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद की प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले थे। तो टोटल मिला के जो और भी कथाएं थी, नल नील की लड़ाई थी, अमेरिका के बहुत सारे आविष्कार थे, वो उसकी भी किताबें थी। तो उन सबको न महत्व देकर उन्होंने लैला मजनू वगैरह पढ़ के ये नौकरी की खोज में निकले थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, तो उनके पिताजी थे जो उनके पास काफी अनुभव था। वो समझते थे कि हमें कैसे नौकरी करनी चाहिए, कैसे हम अपने परिवार को और आगे बढ़ा सकते हैं। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष छू रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाया लिखाया है, जो घर की संपत्ति आपके लगा दी गई है, आपके घर में जो बेटियां हैं वो बड़ी हो रही हैं, घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं, यानी कि उनकी शादी करने के लिए भी रुपया चाहिए, और मैं कगार का वृक्ष छू रहा हूं, मालूम नहीं कब लुढ़क जाऊं। इसलिए अच्छी नौकरी करना। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नौकरी का ओहदा जो होता ना, जो सम्मान होता है, उस पर कम ध्यान देना। ये पीर की मजार है, चढ़ावा मतलब जो रिश्वत वगैरह आती है उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये जो हमारी जो तनख्वाह आती है उस पर कम ध्यान देकर जो चढ़ावा आता है उस पर ज्यादा ध्यान देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो उन्होंने अपने अनुभव की बात बोली कि जो मासिक वेतन आता है, एक महीने के बाद एक जो वेतन आता है, वो तो पूर्णमासी का चांद है। एक दिन तो हमारे पास सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं, घटता जाता और एक दिन खत्म हो जाता है। जहां से शुरू करते हैं वहीं अंत हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसकी सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। टोटल मिला के उन्होंने ये बात बोली कि जो ऊपरी आय है वो महत्वपूर्ण है, उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारा वेतन आता है, मासिक वेतन, उससे खर्चा पानी चल सकता है। ऊपरी आमदनी, आगे क्या कहते हैं वो, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तो मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो चीज समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है।
लेकिन बेगरज को दांव पर आना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो जन्म भर की अपने पिताजी उनके थे, उन्होंने कमाई दे दी। क्या थी? अनुभव था। उन्होंने बताया कि जिस लोग को गर्ज पड़ती है ना, तो वो रुपए दे के भी हर तरह से तुम पे काम करवाएगा आके। इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद लिया और बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र तो थे ही। ये बातें ध्यान से सुनी और तब फिर क्या हुआ, घर से चल खड़े हुए, निकल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। तो 3 चीजें बताई उन्होंने। धैर्य उसका मित्र था, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक थी और आत्मलंबन था जो उसका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन के साथ चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा का पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो उनका अच्छा लगता और पढ़े लिखे भी अच्छे होंगे, शगुन भी अच्छे हुए होंगे। जैसे ही गए नौकरी की खोज में, सबसे पहले उन्हें दरोगा का पद मिला, वो भी नमक विभाग में। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी के सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जैसे ही मुंशी जी को पता चला, उनके पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा नमक विभाग में दरोगा बन गया, तो उनके पास तो एकदम खुशी का ठिकाना ही नहीं था। माजुन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो सीधी सी बात है, हमारे पड़ोस में क्या होता है, महाजन होते हैं, जब तक आप गरीब हो, तुम्हारे पास दरिद्रता है, वो चढ़ते रहते हैं जान पर। उनको रुपया चाहिए, जो आपने रुपया लिया उनसे उधार, वो चाहिए, ब्याज समय चाहिए। तो वो लोग नरम पड़ गए, यार उनका बेटा दरोगा हो गया है, हिसाब से रहो, सही नहीं लगता है। और क्या, जो पड़ोसी होते हुए अंदर ही अंदर, ऊपर तो कहेंगे बहुत अच्छा, ये तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन अंदर से उनको अच्छा नहीं लगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। अब कहानी का मुख्य पृष्ठ शुरू हो रहा है। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। तो मुंशीधर की नौकरी लगी थी, एकदम कर्तव्यनिष्ठ अच्छे व्यक्ति थे, और उनका काम देखकर जो अधिकारी थे वो तो खुशी थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास रखते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। तो नमक का जो दफ्तर था, उससे 1 मील दूर की ओर यमुना जो नदी है वो बह रही थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। तो पहले क्या हुआ, नावें हुआ करती थी, आज के नाव समझते ना, बोट हुआ करती थी उस समय, तो उनका एक पुल बना था। तो दरोगा जी तो मस्त एकदम सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो वो सो रहे थे किवाड़ बंद करके, 1 मील की दूरी, ज्यादा दूरी तो थी नहीं, और रात का सन्नाटा होता है, आवाज दूर तक जाती है। तो क्या हुआ, जैसे अचानक जगह, टॉयलेट वगैरह करने के लिए जगह होंगी, तो उन्होंने क्या हुआ, उनके कान में गाड़ी की आवाज और गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, और मल्लाह जो नाव चलाया करते थे उनका कोलाहल सुनाई पड़ा। इतनी रात पर गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ तो गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। फिर क्या हुआ, उन्हें यार भ्रम हुआ कि यार इतनी रात को गाड़ियां क्यों जाएंगी, और इतनी सारी गाड़ियां, तो कुछ तो गोलमाल है, हमें जाके देखना चाहिए। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये देखिए, ये सिस्टम है इधर। आगे हुआ, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलूपीदीन की हैं। कौन पंडित अलूपीदीन? दातागंज के। अब दातागंज के पंडित अलूपीदीन का बहुत नाम था। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलूपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन था उस समय। इधर छोटे से बड़े कौन से ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। तो जो उन्होंने कहा, किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलूपीदीन की। कहां गाड़ियां जा रही हैं? कानपुर। इसमें है क्या? तो इस बात पे क्या सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। साहब का संदेह और भी बड़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब लोग गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। तो जिसका डर था वही हुआ। नमक विभाग में ही दरोगा था और नमक के ढेले वो ऐसे ही ले जा रहे थे, एक तरह से चोरी से ले जा रहे थे, इसका टैक्स देना पड़ता था। तो ये तो चैप्टर की शुरुआत थी। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिए, आगे तभी शुरू करेंगे।
क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा चैप्टर भी कर दो और आप लोग भी पढ़े नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। इसी के साथ साथ थैंक यू, मेरे साथ जुड़ जाइए, कहानियाँ कविताएं पूरी क्लास की पढ़ लीजिए, 12th के लिए खासकर जुड़ जाइए। थैंक यू।